हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ते हुए चल रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी की एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे जो पैराग्राफ एनसीईआरटी का होता है उसका क्या तात्पर्य होता है उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक होगा वो सेल थ्योरी के आगे हम लोग बात करेंगे। सेल थ्योरी क्या है ये आप लोग अच्छे से समझ चुके हो, है ना। तो मैं आपसे पहले सर्वप्रथम दो क्वेश्चन करता हूं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और विरचोव का कोशिका सिद्धांत में क्या योगदान है। ये दो आंसरों के उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न क्या है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और दूसरा प्रश्न क्या है कि विरचोव का कोशिका सिद्धांत में क्या योगदान था। चलिए, इतना सब होने के बाद अब हम एनसीईआरटी पे आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। यानी कहने का मतलब है कोशिका सिद्धांत क्या बताना चाहता है। तो कोशिका सिद्धांत हमको बताना चाहता है, पहली बात तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखी। मैंने कहा एनसीईआरटी का मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा। देखिए लिखा हुआ है, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, कोई भी जीव हो, मैंने बता रखा है यदि जीव है तो उसका निर्माण कोशिका से हुआ होगा, बिल्कुल 100% सत्य है। तो पहली बात तो एक ये क्लियर हो गई कि कोशिका सिद्धांत कहना चाहता है कि प्रत्येक जीव कोशिका व उसके उत्पाद से बना होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते। दूसरी बात क्या है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। अच्छा, ये बात किसने बताई थी? ये बात विरचोव ने बताई थी कि जो कोशिका होती है एक कोशिका से, यानी जो एक कोशिका नई कोशिका बनती है उसका निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। जैसे एक ये नॉर्मल सेल है ना, ये सेल अपना आकार बढ़ाएगी, है ना। इसके अंदर जितने भी मटेरियल होगा सेल के अंदर उस सारा का सेल अपने आप को ठीक दोगुना कर लेगा। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। और इसके बाद ये सेल दो भागों में विभाजित हो जाएगी, है ना, दो भागों में विभाजित हो जाएगी। तो ये जो नई सेल बनी है, देखो ना, पहले से स्थित कोशिका से बनी कि नहीं बनी। ये भी सेल देख सकते हो, पहले से स्थित कोशिका से बनी कि नहीं बनी। और सेल का नंबर देखो, 1 से कितना हो गया, आप कहोगे सर 1 से 2 हो गया। तो यही कहना चाहता है, ठीक है। तो और भी कई पॉइंट होते हैं कोशिका सिद्धांत के, जैसे आपको ये 2 पॉइंट ना दिखें तो आप ये भी उसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है सॉरी, कि एक बात हम लोग और लिख सकते हैं इन दो के अतिरिक्त कि कोशिका सिद्धांत कहना चाहता है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है, ये भी कोशिका सिद्धांत बताना चाहता है ना। क्या हुआ, कोशिका जो होती है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है ना। ये भी कोशिका सिद्धांत बताना चाहता है। चलिए एनसीईआरटी में आगे पढ़ते हैं। कोशिका का समग्र अवलोकन। अब जो टॉपिक होगा वो होगा कोशिका का समग्र अवलोकन, है ना। ये तो हम लोगों ने पिछला रिकॉल किया, है ना। कुछ 2 बिंदु छूट भी गए थे, मतलब जो कोशिका सिद्धांत है क्या बतलाना चाहता है। तीसरा बिंदु मैंने आपको ये बता दिया है। अब जो हम लोग नए टॉपिक पर चलते हैं वो है कोशिका का समग्र अवलोकन। यानी हम कोशिका के समस्त अध्ययन करेंगे, कोशिका की एक एक बारीकी को समझेंगे, कोशिका को पूरा 100% क्लियर करेंगे, है ना, कि कोशिका है क्या दिमाग में कुछ। क्योंकि जितना बेहतर आपका सेल बायोलॉजी होगा उतना बेहतर आपका बायोलॉजी होगा, चाहे वो जूलॉजी हो और चाहे वो बॉटनी हो, है ना। चलिए, अच्छा एक आंसर और बताना, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके हमको आंसर बताना। चलिए देखते हैं क्या है कोशिका का समग्र अवलोकन। प्रारंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य के गाल की कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। बिल्कुल बात ठीक है, एनसीईआरटी पास रखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें, याद कीजिए। आपने जो लैब में देखा होगा, है ना, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते रहिए। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, उसके बाहरी सतह पर एक सुस्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। देखिए कितनी अच्छी बात कही। प्याज, अच्छा प्याज क्या होता है?
आप कहोगे सर प्याज जो है वो प्लांट से प्राप्त हुआ है ना, किससे प्राप्त होता है, प्लांट से यानी पादप से, और जब पादप से प्राप्त हुआ तो प्याज में पाई जाने वाली कोशिका कैसी होगी, आप कहोगे सर पादप कोशिका होगी, कैसी होगी, पादप कोशिका होगी। और एक पॉइंट याद रखना, पादप कोशिका जो भी होती है तो उसमें मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में सबसे बाहर जो होता है वो होता है आपका सेल वॉल। क्या होता है, हिंदी में बोले तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सबसे बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति। और जस्ट उसके अंदर जब आप देखोगे है ना, उसके अंदर यानी सेल वॉल के जब आप जस्ट अंदर जाओगे तब आपको मिलती है सेल मेम्ब्रेन। क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोले तो कोशिका झिल्ली। क्या मिलती है, कोशिका झिल्ली। और जब कोशिका झिल्ली के आप अंदर जाओगे तब आपको मिलता है प्रोटोप्लाज्म। क्या मिलता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में डिफरेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म को भी 3 भागों में मुख्य रूप से 2 भागों मुख्य रूप से बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। देखिए मैं इसको समझा देता हूं, प्रोटोप्लाज्म को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म, यानी जैसे कोशिका होती है उसमें क्या होता है, देखिए जैसे ये कोशिका है, मैं बना लेता हूँ, सपोज दैट रफली मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये जैसे आपकी कोशिका रही, ठीक है, क्या रही, चलो मैं पूरा 100% गोल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जैसे आपकी ये कोशिका हो गई, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार कोशिका हो गई। ये सबसे बाहर क्या हो गई, सेल वॉल हो गई। क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, यानी कोशिका भित्ति। क्या हो गई, कोशिका भित्ति। अब जस्ट इसके अंदर क्या है, जस्ट इसके अंदर ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गई ये, कोशिका झिल्ली। अब इसके बाद क्योंकि जो ये पादप कोशिका है, क्योंकि आप कैसे जानेंगे पादप कोशिका है, क्योंकि सबसे बाहर क्या है, कोशिका भित्ति, उसके अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है ना। केंद्रक का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है, हम लोग पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है बात को, ठीक है। ये हो गया आपका केंद्रक। क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और ये हो गई आपकी केंद्रिका। क्या हो गई, केंद्रिका हो गई कि नहीं हो गई। इसके बाद यहाँ पे अन्य कोशिकांग होते हैं, जैसे आपके यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्या हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। यहां पे आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना। यहां पर आपका क्या हो गया, राइबोसोम हो गए। ये क्या हो गए, राइबोसोम हो गए आपके, ये है ना, क्या हो गए, राइबोसोम हो गए आपके, है ना। और इस प्रकार अब इसके बाद क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है इसमें। क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी के शब्द को समझते हुए चलना है। ये आपका तरल पदार्थ हो गया। इसके बाद इसके अंदर भी तरल पदार्थ होता है सॉरी, इसके अंदर भी तरल पदार्थ होता है। तो देखिए सबसे बाहर क्या हो गई, कोशिका भित्ति। क्या हो गई, कोशिका भित्ति हो गई। उसके जस्ट अंदर क्या हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई। ये आपको कोशिका झिल्ली दिख रही है। और ये जो है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ये आपका हो गया जीव द्रव्य। क्या हो गया, ये जीव द्रव्य, जिसे हम बोल रहे थे अभी प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल रहे थे, प्रोटोप्लाज्म। किंतु मैंने एक बात कही थी जिसके कारण मुझे डायग्राम बनाना पड़ा कि प्रोटोप्लाज्म को भी हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। देखिए एक तो जो आपको ये द्रव्य दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे, कोशिका
द्रव्य, इंग्लिश बोले तो साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये जो है ये हो गया कोशिका द्रव्य। क्या हो गया? कोशिका द्रव्य हो गया। लेकिन एक बात आपको और दिख रही होगी कि एक होता है, आप ये केंद्रक देख रहे हो, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ये भी याद रखना। यूकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गन होता है, वो कौन होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। अच्छा, ये प्लांट सेल है तो इसमें एक काम और कह लीजिए आप लोग, है ना, रिक्तिका और होती है। क्या होती है? रिक्तिका और कुछ इस प्रकार होती है ना। चलो ऐसे बना लो, ठीक है, वैसे मैं इसको सही कर देता हूं, है ना। काफी बड़ा कोशिकांग होता है प्लांट सेल में रिक्तिका, ठीक है। चलिए अब समझ जाइए आप लोग ये क्या है, रिक्तिका होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कुछ एक जो केंद्रक होता है, मुख्य कोशिकांग होता है, ये भी याद रखना। यदि पूछा जाए यूकैरियोटिक का सबसे मुख्य कोशिकांग कौन सा है, तब आपका आंसर होगा केंद्रक। क्या है? केंद्रक। याद रखना, केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग बोलते हैं, सेल ब्रेन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है, तब आंसर होता है किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो एक तो आपको द्रव्य दिख रहा है कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर भी आपको द्रव्य दिख रहा है, केंद्रक के अंदर भी द्रव्य, जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब देखिए, जीव द्रव्य जो है, इस सारे के सारे द्रव्य को क्या बोला गया था? जीव द्रव्य। किंतु यदि इसको मैं देखूं तो दो भागों में डिफाइन कर सकता हूं। एक तो होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। क्या होता है? केंद्रक द्रव्य, है ना। और इन सभी को सामूहिक रूप से बोलूं तो क्या होता है? जीव द्रव्य, है ना। क्या होता है? जीव द्रव्य। तो पादप कोशिका में अब सीधी बात आपको एनसीईआरटी में समझ में आएगी। क्या लिखा हुआ है? देखिए, इसमें लिखा हुआ है, प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका, इसके बाहरी तरफ यानी सतह पर, बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति। अब देखिए क्या है, सबसे बाहर आपको कोशिका भित्ति दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्या है? स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है सबसे बाहर, है ना, वही लिखा हुआ है स्पष्ट कोशिका भित्ति। व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। अब आप कोशिका भित्ति के ठीक अंदर आओगे, आपको क्या दिखेगी? कोशिका झिल्ली दिख रही है। क्या दिख रही है? कोशिका झिल्ली दिख रही है, जिसके बाहरी सतह क्या लिखा? कोशिका झिल्ली होती है। यहां तक बात एनसीईआरटी ने लिख रखी है, किंतु मैंने कुछ फैक्ट आपको अतिरिक्त बताए जो आगे काम आएंगे, आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में। अब यदि कोई पूछे कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जीव द्रव्य होता है। याद रखना, इसको जीव द्रव्य क्यों कहा गया? क्योंकि जो जीवित है, वास्तव में जो जीवित है सेल के पास, वो है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म है ना। तो जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य को भी मुख्यतः दो भागों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है आपका कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, एक होता है केंद्र द्रव्य जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए, ये तो पादप कोशिका की बात क्लियर हुई। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या बोल रही है एनसीईआरटी। ठीक है, समझना है एनसीईआरटी को, बिल्कुल उसकी बारीकियों को स्पष्ट करना, उसके शब्द को क्लियर करना है। पढ़ते आइए एनसीईआरटी पर क्या लिखा हुआ है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी के लिए एक बात नोटिस कर लो, जो गाल की कोशिका होती है उसमें सबसे बाहर कोशिका झिल्ली है। क्या है? सबसे बाहर कोशिका झिल्ली है। अब देखो कोशिका झिल्ली कैसी है, क्या कहानी है इसकी। जैसे अब मैं बात लेता हूं गाल की कोशिकाएं, नहीं बोले तो जंतु, है ना। जंतु में देखोगे तो आपको सबसे बाहर, है ना, ये सबसे बाहर तुमको आपको जो दिखने वाली परत है, इसे आप सेल वॉल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो ओनली वन वो ओनली वन प्लांट में होती है, पादप में होती है, जबकि जंतुओं में
absent होती है, अनुपस्थित होती है। तो फिर अब सेल वॉल के अंदर क्या दिखता था आपको कि सर सेल वॉल के अंदर हमको सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली दिख रही थी। तो अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन अलग कर दो तो क्या बची, कोशिका झिल्ली। तो सबसे बाहर क्या हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई। अच्छा, उसके अंदर तुमको क्या दिख रहा था, आप कहोगे सर उसके अंदर हमको दिखा था जीवद्रव्य। जीवद्रव्य दिखा था कि नहीं दिखा था, तो इसमें भी जीवद्रव्य हो गया है ना, क्या हो गया, जीवद्रव्य है ना। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, क्या होगा, जीवद्रव्य होगा है ना, जीवद्रव्य होगा कि नहीं होगा। अब मैंने पूछा उसके अंदर क्या था, आप कहोगे फटाक से सर रिक्तिका थी, नहीं, यहां रिक्तिका नहीं बोलनी है, क्योंकि एक चीज और नोटिस कर लीजिए, रिक्तिका जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, और यदि होती भी है तो बहुत ही छोटी होंगी, बहुत ही छोटी होंगी है ना, पहले तो अनुपस्थित होती है, ठीक है। अब मैंने पूछा और क्या दिखा था, आपने फटाक से कहा सर सबसे मुख्य कोशिका जिसे हम लोग कोशिका का दिमाग बोलते हैं, सेल ब्रेन बोलते हैं, अर्थात केंद्रक दिखा था। हाँ याद रखना, केंद्रक तो होगा ही होगा, ये तो 100% सत्य है। क्या होगा, केंद्रक आपको जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको सेल के अंदर, ठीक है। चलो मैंने ये केंद्रक बता दिया आपको, है ना, ये केंद्रक हो गया। और क्या दिखा था आपको कि सर इसके अंदर केंद्रिका थी, क्या थी, केंद्रिका थी। और क्या था आपको कि सर माइटोकॉन्ड्रिया था, वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया था कि नहीं था, आपको कि हाँ सर माइटोकॉन्ड्रिया था माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया था। और क्या था आपको कि हरित लवक था, गलती मत करना, हरित लवक भी जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। फटाक से कहोगे सर हमको तो काफी चीजें याद हो गई, काफी बिंदु याद हो गए। एक तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। दूसरा क्या नहीं होता है, रिक्तिका नहीं होती है, होगी तो बहुत छोटी होगी, है ना। और तीसरी हरित लवक नहीं होता है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसके बाद अब ये राइबोसोम होता है, याद रखना राइबोसोम होता है ना। अब ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या हो गया, जीवद्रव्य हो गया कि नहीं हो गया, है ना। इसको सबको मिला के जीवद्रव्य बोल दिया, है ना। अब एक बात क्लियर होती है कि जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो सबसे बाहरी परत क्या हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई। स्पष्ट करना चाहते हो, ऐसे थप्पड़ बनाओ, एक खींच के अपने गाल पे मारो, बहुत खींच के। यदि दर्द हो तो मान लेना कि कोशिका भित्ति नहीं है, और यदि दर्द नहीं हो रहा है तो फिर हमको बताना, फिर मैं बताऊंगा कोशिका भित्ति है कि नहीं है ना। जरूर दर्द होगा, और जब दर्द हो रहा है तो इसका मतलब कोशिका भित्ति नहीं है ना। क्यों, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वो निर्जीव होती है। क्या होती है, निर्जीव होती है। और आपके ऊपर इनमें कोई निर्जीव कवर चढ़ा दूं, फिर आप कुछ भी करते रहो, आपको महसूस ही नहीं होगा, है ना। चलिए 100 की बात एक बात है कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादपों में कोशिका भित्ति होती है। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है ना। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। अरे भैया ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। किस क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक पर जरा एक बार कुछ मैं थोड़े बिंदु बोलता हूं। सबसे पहली बात, केंद्रक जंतु कोशिका में होता कि पादप कोशिका में, आप कहोगे सर केंद्रक जो होता है वो दोनों में होता है, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात, केंद्रक जो है उसे कोशिका का क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। एक फैक्ट तुमको और बताता हूं, बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूं। कोशिका का दिमाग यदि कोई पूछे, कोशिका का दिमाग यदि कोई पूछता है तो आंसर बताना केंद्रक, और यदि कोई केंद्रक का दिमाग पूछता है तो आंसर बताना केंद्रिका। क्या बताना, केंद्रिका। ये बड़े बारीक क्वेश्चन है कई एंट्रेंस एग्जाम में आपको, क्योंकि हमारा मतलब एनसीईआरटी में इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बार बार एनसीईआरटी बुक ना पढ़नी पड़े। मैं आपको एनसीईआरटी से लेफ्ट राइट जाके भी बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम लोगों का मिशन है कि आने वाला हर एक एंट्रेंस एग्जाम हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। चलिए, है ना। तो वही कहा उसने, केंद्रक होता है। अच्छा, एक बात दिमाग में आ रही होगी, सर ये केंद्रक क्यों कहा गया। देखिए, केंद्रक इसलिए कहते हैं कि जो केंद्रक होता है उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, केंद्रक अर्थात कोशिका के केंद्र में मिलता है। किंतु 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 एक बात सुन लो, जैसे यदि मैं यहाँ पे पादप कोशिका रखूं,
क्या रखूं, पादप कोशिका रखूं। ये तो जंतु कोशिका हो गई, कौन सी कोशिका हो गई, जंतु कोशिका हो गई। लेकिन यदि मैं पादप कोशिका को यहां पे रख देता हूं तो थोड़ी कहानी बदल जाती है। कैसी कहानी बदल जाती है, पादप कोशिका में एक कोशिकांग होता है रिक्तिका, और रिक्तिका काफी बड़ी होती है ना। तो केंद्रक क्या होता है, परिधि में चला जाता है। कहां चला जाता है, परिधि में चला जाता है। तो ये भी एक फैक्ट याद रखना। ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, ये सभी पॉइंट आपको जंतु और पादप कोशिका में अंतर करने में बहुत काम आएंगे, और प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है ना। चलिए, तो एक बात ये होगी, इसमें केंद्रक क्या होता है, पादप कोशिका में केंद्रक थोड़ा परिधि की तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है ना। तो इसलिए सिर्फ केंद्रक कहते हैं। तीसरा फैक्ट सुनिए, केंद्रक में आपको दिख रही होगी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ये देखो कितनी होती है, 2, बाह्य और अंतः, यानी आउटर और इनर। क्या होती है, आउटर और इनर। तीसरा एक फैक्ट और आपको बता दूं, केंद्रक में पोर पाए जाते हैं। बायोलॉजी में छिद्रों को पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर कहते हैं, याद रखना। क्या होते हैं, पोर होते हैं। और तीसरी बात, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। क्या होती है, केंद्रिका होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक का दिमाग कहते हैं। इस प्रकार हमने एनसीईआरटी की लाइन को पूरा 100% स्पष्ट किया। चलिए आगे पढ़ते, क्या लिखा हुआ है। केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब जब केंद्रक के अंदर जाओगे, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर, तो केंद्रक जो होता है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, केंद्रक के अंदर में हम लोग कोशिका बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, यूकैरियोटिक कोशिका की। तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। मैं लिख देता हूं, हिस्टोन प्रोटीन, यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा हूं। और क्या होता है, और आप कहोगे डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र, है ना। तो गुणसूत्र, एक सीधा क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र जो होता है वो किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से। और वो प्रोटीन कौन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। और डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है ना। एक चीज और नोटिस कर लीजिए, यदि आपको क्रोमोसोम डिटेल में समझना है कैसे बना होता है क्या नहीं, तो आप लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में जाइए, वहां पे आपको विधिवत बताया गया है कि क्रोमोसोम कैसे पड़ा होता है। मैं उसका लिंक आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ कि जो केंद्रक होता है उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। कृपया करके प्रोटीन याद रखना, कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, और प्लस डीएनए, इससे मिलकर क्रोमोसोम बने होते हैं। अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में, जिस कोशिका में, क्या लिखा है, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है या नहीं मिलता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई, केंद्रक। अब एक बात सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, एनसीईआरटी कह रही है, देखो एक चीज नोटिस कर लो, एनसीईआरटी कह रही है कि एक चीज नोटिस कर लो। चलो भाई देखते हैं क्या नोटिस कर लें। वो कह रही है जिसमें, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जिस कोशिका में यानी जैसे केंद्रक हो गया, क्या हो गया, केंद्रक। वो कह रही है यदि केंद्रक है तो हम क्या बोल देंगे, यूकैरियोटिक सेल बोल देंगे। और यदि केंद्रक नहीं है तो क्या बोलोगे, प्रोकैरियोटिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक बोल देंगे। यानी केंद्रक। अब आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका को, यानी सीधा ऐसे बोल लीजिए कि कोशिका को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बांटा गया है, किसके आधार पर। सीधा क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में, है ना। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल सेम टू सेम यही शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे। यानी कोशिका को
दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किसके आधार पर? आप फटाक से कहोगे सर हमको तो पता है केंद्रक के आधार पर। यदि केंद्रक उपस्थित है तो हो गया यूकैरियोटिक, और यदि केंद्रक अनुपस्थित है तो हो गया प्रोकैरियोटिक। बस यही तो मैं बताना चाहता हूं, यही एनसीईआरटी बताना चाहती है, और यही बात दिमाग में बिठा लो। यानी केंद्रक यदि उपस्थित है, केंद्रक यदि उपस्थित है तो वो कोशिका क्या हो गई? यूकैरियोटिक कोशिका हो गई। और यदि केंद्रक अनुपस्थित है तो वो क्या हो गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। एक बात मैं बता देता हूं, यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। एक बात मैं और बता देता हूं, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यूकैरियोटिक कोशिका जो है सबसे विकसित सेल है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका विकसित सेल नहीं है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यूकैरियोटिक कोशिका बाद में बनी है, और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहले बनने वाली कोशिका थी। याद रखना, याद रखना, है ना? कई बिंदु क्लियर हो गए। चलो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। दोनों, अब दोनों की बात की गई, यानी यूकैरियोटिक की भी प्रोकैरियोटिक की भी, है ना? मैं बताऊंगा, दोनों में अंतर लिखाऊंगा आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यदि आपको ये पूरा क्लियर करना है आप लोग जाइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका पर पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, इसका लिंक भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। यानी आपको अपनी इस क्लास में छोटे से छोटे टॉपिक पर वीडियो मिलेगा, और पूरा डिटेल में भी वीडियो पढ़ने को मिलेगा। तैयार रहिए, पढ़ते रहिए। चलो देखते क्या लिखा हुआ है। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अव्यूह मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अरे भैया कितनी आसान बात है, हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य क्या होता है ये हमको कमेंट करके बताना है। कोशिका द्रव्य क्या होता है मैं बता चुका हूं। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है, ये तीनों हमको बताने हैं। तीनों बताने, याद रखना, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, चलिए। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक लिख देता हूं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में कोशिका द्रव्य होता है। याद रखना, क्या होता है? दोनों में कोशिका द्रव्य होता है ना? ये बात एनसीईआरटी के लिए बिल्कुल सही कह रही है कि दोनों में कोशिका द्रव्य होता है। और भी कई समानताएं, जैसे दोनों में डीएनए होता है। याद रखना, क्या होता है? दोनों में डीएनए होता है ना? दोनों के पास राइबोसोम होता है। मैं राइबोसोम प्रकार नहीं बोल रहा, मैं राइबोसोम बोल रहा हूं ना, गलती कर बैठो, है ना? मैंने बोला दोनों में राइबोसोम होता है ना? चलिए, सब आपको पढ़ने को मिलेगा, ये समानताएं थी। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। आयतन को घेरे हुए एक अर्धतरल व्यूह मिलता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। दोनों पादप व जंतु कोशिका में कोशिका क्रिया हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। अब एक बात सुनिए, यूकैरियोटिक कोशिका को पुनः दो भागों में बांटा गया। यूकैरियोटिक कोशिका को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। एक होती है, मेरी बात सुनना, मुख्य रूप से पुनः दो भागों में बांटा गया। एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो आपको फैक्ट पता हुआ, कोशिका को दो भागों में बांटा गया, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बांटने का आधार क्या था? आप बताओगे सर केंद्रक था। बिल्कुल बात ठीक है। और यूकैरियोटिक को पुनः दो भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से जंतु कोशिका, पादप कोशिका, है ना? आरएचबी टेकर के अनुसार जाओगे तो आपको थोड़ा और अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आप सीधा इतना याद रखिए कि यूकैरियोटिक कोशिका को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अच्छा, जंतु कोशिका, पादप कोशिका को विभाजित करने के मुख्य आधार क्या थे, है ना? एक तो इनका पोषण था और कोशिका भित्ति थी, है ना? ये स्वपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। इनके पास कोशिका भित्ति होती है, इनके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है ना?
इस तरह से मुख्य आधार थे बांटने के। चलिए आगे सब पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो हर एक शब्द को सुनते चलिए, नोटिस करते रहना आपका काम है, हमारा बताना काम है। तो दोनों पादप व जंतु कोशिका में कोश की क्रियाएं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। आपने देखा होगा, आप जितनी भी सारी की सारी क्रियाएं करते हो, जैसे घर में रहते हो, आपका पढ़ना हुआ, बैठना हुआ, लेटना हुआ, है ना, भोजन करना हुआ, सभी के सब क्या करते हो, तुम घर के अंदर करते हो। क्या कहाँ करते हो, घर के अंदर करते हो। यानी तुम्हारे एक तरीके से पूरी कार्यस्थली जो है वो क्या है, घर के आसपास की बनी हुई बाउंड्री वॉल, यानी आपके घर है, जैसे घर है ना, उस घर में क्या है, जैसे आपका घर है उसके आसपास मुख्य रूप से दीवारें होती कि नहीं होती हैं, है ना। इस प्रकार ये आपका गेट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ गेट, है ना। तो यहाँ पर आपके रूम हो सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, जो भी जैसा हो। तो क्या है, आपकी सारी की सारी क्रियाएं इन दीवारों के अंदर ही तो संपन्न होती हैं। यहाँ पर जितना भी रिक्त स्थान है ना, जो कुछ जैसा है, लेकिन इसके बाहर तो कभी नहीं होता, ऐसा देखा नहीं होगा। तो तुम्हारा क्रियास्थल जो है वो क्या है, घर का अंदर जो स्थान, खाली स्थान है, वही तो हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसमें भी वही कहानी है कि आपको जितनी भी क्रियाएं होती हैं, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जितनी भी कोशिकीय संबंधी प्रक्रिया होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। ये भी बिंदु आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कोशिका को जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक क्रियाएं यही संपन्न होती हैं। बिल्कुल बात ठीक है। रासायनिक, जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक केमिकल एक्टिविटी है, वो सारी की सारी कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। कृपया करके जीव द्रव्य मत बोल देना, कृपया करके जीव द्रव्य मत बोल देना, है ना। कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जीव द्रव्य नहीं बोलना, ठीक है, नहीं तो आप गलती कर जाओगे। चलिए आगे देखें एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी पूरा क्लियर करना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहेगा, ठीक है। क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, जो क्या कहलाती हैं, कोशिकांग कहलाती हैं। अब देखिए कोशिकांग क्या कहलाती हैं। अब मेरी बात सुनिए, क्या होता है, जैसे सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए पादप कोशिका का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, ये, और ये हो गई आपकी रफली डायग्राम, समझना है आपको सिर्फ। ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति, ये हो गई आपकी कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर क्या होता है, ये हो गई आपकी रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिका। ये क्या हो गया आपका, केंद्रक, क्या हो गया, केंद्रक हो गया, है ना, केंद्रिका हो गई, है ना। ये आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और क्या हो गया इसके बाद, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये हो गया आपका राइबोसोम, क्या हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना। अब इसके बाद और भी कई सारे कोशिकांग होते हैं, है ना, जैसे आपको गोल्जी बॉडी मिलेगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मिलेगा, यानी कई सारे कोशिकांग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, केंद्रक का होना, राजधानी का होना, माइटोकॉन्ड्रिया का पाया जाना, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, राइबोसोम का दिखाई देना, ये सब किसके, और भी कई सारे होते हैं, बता तो रहा हूं, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी होती है आपका, लाइसोसोम भी होता है ना, क्या होता है, लाइसोसोम भी होता है, ऐसे बना लीजिए आप, लाइसोसोम,
है ना, लाइसोसोम भी होता है ना, क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। पूरी हम लोग पढ़ेंगे, कोशिका को समझेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये सारे कोशिकांग होते हैं, किंतु ये किसके पास होंगे, प्रोकैरियोटिक के पास नहीं, प्रोकैरियोटिक के पास ये कुछ भी नहीं होता है, याद रखना। प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये किसी भी प्रकार का कोशिकांग देखने को नहीं मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे के सारे कोशिकांग देखने को मिलते हैं। तो ये सेल कौन सी हुई, यूकैरियोटिक सेल हुई। और यूकैरियोटिक में कौन हुई, बताओ जरा। आप कहोगे सर पादप कोशिका हुई, क्यों हुई, इसके देखिए क्या कारण है। एक तो कोशिका भित्ति है, एक कोशिका भित्ति है, दूसरा रसदानी है, तीसरा क्लोरोप्लास्ट है। इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। सीधा मुख्य कैरेक्टर क्या है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति। चलिए पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, हाँ केंद्रक तो सभी में होगा, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, किंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं। तो केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है, ये सभी कोशिकांग होते। केंद्रक भी कोशिकांग में शामिल है। सबसे मुख्य कोशिकांग क्या है, तो सबसे मुख्य कोशिकांग क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। जैसे देखो दिया गया यहाँ पे अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ER। क्या बोलते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या होता है, देखिए इसमें सूत्रकणिका, सूत्रकणिका हिंदी होती है और इसकी इंग्लिश होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऐसा मत करना, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो, कि आप बता बैठो कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एटीपी का उत्पादक बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जब इतना सब कुछ करती है, कोशिका को ऊर्जा देती है, तो सबसे मुख्य कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। नहीं, मुख्य कोशिकांग एक ही है, ओनली वन, केंद्रक। क्या है, केंद्रक, क्योंकि इसको सेल का ब्रेन माना गया है, ठीक है। सूत्रकणिका, सूत्रकायनी माइक्रोबॉडीज, ठीक है, गोल्जी सामिश्र, लयनकाय जिसे लाइसोसोम कहते हैं, व रसधानी। क्या होता है, व रसधानी, है ना। अब इसको याद कैसे रखोगे, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है, आपको ये नाम याद रहना बहुत जरूरी है। तो चलो इसको छोटी सी ट्रिक बोल देता हूं, आपको पूरे नाम सदैव याद रहेंगे और उन नामों को भूलना भी नहीं है, ठीक है। क्या है, देखिए इसमें आपको काफी नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक याद कर लो। आप लोग जब दीपावली आती है तो मम्मी से कहते हो कि मुझे पटाखे चलाने हैं, है ना, तो आप लोग रॉड चलाए, रॉड, है ना, रॉड चलाते हो, लाइट वाली, कलर युक्त, है ना। चलो अच्छी बात है, जैसी भी आपकी जो पसंद हो, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर जो फेमस बारूद है ईगल की होती है। ईगल होती कि नहीं होती है ना, ईगल की होती है। तो एक छात्र कहता है या छात्रा कहती है कि मम्मी ईगल, ईगल मम्मी बारूद है ना, बारूद है ना। अब मम्मी को बारूद मत बोल देना, ठीक है। चलिए अब इसको यहां से अब कहोगे सर इससे मतलब क्या, इसका संबंध क्या है। देखो क्या संबंध है, यहां पे आपको दिख रहा है ई का मतलब हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर सीधा याद कर लो ER। क्या याद कर लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर याद कर लीजिए ER। अब ये आपको दिख रहा है गा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद आपको दिख रहा है ला, ला का मतलब हुआ लयनकाय। क्या हुआ, लयनकाय। अच्छा लयनकाय का मतलब क्या होता है, लयनकाय का मतलब होता है लाइसोसोम। तुम सीधा लाइसोसोम भी याद रख सकते हो, लयनकाय भी याद रख सकते हो, है ना, लाइसोसोम, लाइसोसोम। अब आपको यह दिख रहा है मम्मी, है ना, तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से दो नाम याद रखना है, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया माइक्रोबॉडी। क्या हो गया, माइक्रोबॉडी, जिसे उसने लिख रखा है सूक्ष्म काय। माइक्रो माने होता है सूक्ष्म, बॉडी माने होता है काय,
ठीक है, सूक्ष्म काय तो माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडी। अब आपको दिख रहा है बारूद, है ना, तो बारूद से मात्र एक ही नाम याद रखना, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बोले तो वैक्यूल्स और हिंदी में बोले तो रसधानी सॉरी रसधानी। तो कितने हो गए, चलो जरा एनसीईआरटी से मिलाते, सभी आए कि नहीं आए, देखो जरा एनसीईआरटी निकाल लीजिए आप लोग। देखिए अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल बात ठीक है। फिर आपका सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल बात ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, है ना। इसके बाद दिख रहा होगा सूक्ष्म काय यानी माइक्रोबॉडीज, एक मास में यूज हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा है गोल्जी सामिश्र, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। इसके बाद आपको दिख रहा होगा लेजन का यानी लाइसोसोम, लाइसोसोम आपका ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद रसदानी यानी वैक्यूल आपका ये हो गया। इस प्रकार सभी क्लियर हो गए। आगे क्या लिखा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सभी के सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। आप कहोगे सर थोड़ा टेंशन हो रहा है, आप कहोगे सर आप बता रहे थे राइबोसोम कोशिकांग है, हाँ कोशिकांग है। फिर कहोगे सर राइबोसोम नहीं लिखा, अरे पागल एक गलती कर रहे हो। पहली बात तो राइबोसोम दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी, किंतु एक फैक्ट ये भी है कि राइबोसोम के पास झिल्ली नहीं होती है, राइबोसोम के पास झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। याद रखना, इंटेलिजेंट मत बनना एग्जाम में, ठीक है। इस प्रकार आज हम लोगों ने काफी टॉपिक को क्लियर किया। शेष हम लोग अगली क्लास में, आप लोग अपनी इस क्लास पर पढ़ते रहिए, आपको एनसीईआरटी का पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो हमको कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर जल्द उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।